हाँ जी बेटा, ये एक मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग का मैंने क्वेश्चन दिया था असाइनमेंट में। ठीक है, हमें प्रोसेसेस गिवन है, बर्स्ट टाइम गिवन है, अराइवल टाइम, और हर एक प्रोसेसेस की क्यू गिवन है। 2 क्यू गिवन है, Q1 Q2। आपस में क्यूज़ के बीच में कौन सा एल्गोरिदम है? प्रेम्पटिव प्रायोरिटी का। ठीक है, और Q1 की प्रायोरिटी Q2 से ज़्यादा है, और दोनों क्यूज़ में कौन सा एल्गोरिदम फॉलो हो रहा है? राउंड रॉबिन, टाइम क्वांटम 4, राउंड रॉबिन, टाइम क्वांटम 3। ठीक है, पहले हम गैंट चार्ट बनाते हैं। गैंट चार्ट बनेगा तो कंप्लीशन टाइम निकल जाएगा, टर्न अराउंड टाइम निकल जाएगा, वेटिंग टाइम। टर्न अराउंड टाइम हमको पता है क्या होता है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। और वेटिंग टाइम क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ठीक है, अब देखो हाँ जी, मल्टी लेवल में हमें ये क्या बात ध्यान रखनी है कि जो हायर प्रायोरिटी क्यू है, अगर उसमें कोई प्रोसेस है तो लोअर प्रायोरिटी क्यू का कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। यानी कि लोअर प्रायोरिटी क्यू के प्रोसेसेस तभी एग्जीक्यूट होंगे जब हमारी जो हायर प्रायोरिटी क्यू होगी वो एम्प्टी होगी। ये बात ध्यान में रखेगी तो क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, हाँ जी। तो सबसे पहले देखो, अब होने तो चाहिए थे कि Q1 के प्रोसेसेस पहले एग्जीक्यूट हो, लेकिन एट टाइम 0 सिर्फ कोई प्रोसेस Q2 में आया है। Q1 में तो कोई प्रोसेस है ही नहीं, तो Q1 एम्प्टी है, तो हम Q2 के प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने P1 की एग्जीक्यूशन स्टार्ट करी। ठीक है, और क्या फॉलो करना है हमने? राउंड रॉबिन विद टाइम क्वांटम 3। लेकिन हमने एक एक टाइम यूनिट के बाद ये चेक करते रहना है कि हायर प्रायोरिटी क्यू में तो कोई प्रोसेस नहीं आ गया, ये हमें चेक करते रहना है। ठीक है, तो वैसे तो देखो इसके बाद 3 टाइम यूनिट पे ही कोई प्रोसेस अराइव होगा, तो हम 3 टाइम यूनिट तक P1 को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिखाने की ज़रूरत नहीं है फिर हमको एक एक करके। ठीक है, तो मैंने लिखा 0 to 3। लेकिन इन बिटवीन अगर सपोज 2 पे कोई प्रोसेस आ जाता हायर Q1 में, तो हमें प्रेम्प्ट करना पड़ता। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा 0 to 3 P1 को एग्जीक्यूट किया। अब हमने देखा है टाइम 3 सम अदर प्रोसेस P2। साथ साथ ये भी लिखते रहते हैं कि कितना बर्स्ट टाइम रह गया है। ठीक है, P1 का अब कितना रह गया? 7 रह गया है। अब हमने क्या किया? P2 की एग्जीक्यूशन स्टार्ट की। ठीक है, P2 की एग्जीक्यूशन स्टार्ट की। अब ये किसको बिलोंग कर रहा है? Q1 को बिलोंग कर रहा है। वहाँ पे कौन सा एल्गोरिदम लग रहा है? राउंड रॉबिन में टाइम क्वांटम 4। तो हमने 4 टाइम यूनिट के लिए उसको एग्जीक्यूट किया। ठीक है, अब जब Q1 के प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है हमको कि कोई और प्रोसेस तो नहीं आ गया। तो Q1 में तो कोई बात नहीं, प्रोसेस आते ही रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें हमें प्रेम्प्ट नहीं करना। ठीक है, जब हम लोअर प्रायोरिटी क्यू का कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे हैं तब हमें चेक करना है कि कहीं Q1 में तो कोई प्रोसेस नहीं आ गया। तो P2 को एग्जीक्यूट किया हमने 4 टाइम यूनिट के लिए। ठीक है, उसके बाद 7 टाइम यूनिट में क्या कोई और प्रोसेस Q1 में आया है? नहीं, कोई नहीं है। तो दोबारा से हम P2 को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, दोबारा से P2 को एग्जीक्यूट किया। पहले 4 के लिए किया था तो कितना रह गया था? 3 रह गया था। ठीक है, अब हम करना तो 4 के लिए चाहिए था, बट इसको 3 की रिक्वायरमेंट और 3 के लिए करेंगे। ठीक है, 10। तो ये क्या हो गया? 0। यानी कि सबसे पहले आपका P2 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको वैसे ही बताने के लिए इसको मैंने कट किया है। अब हमने क्या चेक करना है? 10 टाइम यूनिट में कौन सा प्रोसेस आया है Q1 में? 10 टाइम यूनिट पे तो Q1 में कोई प्रोसेस आया ही नहीं है ना, क्योंकि P4 P5 तो 12 और 18 पे आएंगे। तो सो कहने का मतलब क्या है? अभी जो हमारी Q1 है वो एम्प्टी है। Q1 एम्प्टी है तो Q2 के जो प्रोसेस होंगे हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और Q2 में अब कौन कौन से हैं? एक P1 भी है और P3 भी है। ठीक है, P1 भी है और P3 भी है। तो P1 को हमने एग्जीक्यूट कर लिया था 3 टाइम यूनिट, तो कायदे से अब किसको करना चाहिए? हमें P3 को एग्जीक्यूट करना चाहिए। और कितने टाइम यूनिट के लिए करना चाहिए? 3 के लिए, है ना, 3 टाइम यूनिट के लिए, राउंड रॉबिन 3। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि हमें एक एक टाइम यूनिट के बाद चेक करना पड़ेगा कि कोई और प्रोसेस Q1 में तो नहीं आ गया। तो हमने देखा कि 12 यूनिट में कोई और प्रोसेस Q1 में आ गया, तो हमने सिर्फ इसकी 2 टाइम यूनिट की ही एग्जीक्यूशन करी। तो यहाँ पे कितना रह गया? ये रह गया 4 रह गया। ठीक है, और हमने स्टार्ट कर दिया P4 को एग्जीक्यूट कराना। P4 को कराया। ठीक है, देखा वहाँ पे राउंड रॉबिन 4 के लिए 4 यूज़ होगा, तो 12 + 4 यहाँ पे 16। ठीक है, अब 16 टाइम यूनिट में भी कोई और प्रोसेस तो है नहीं Q1 में, तो P4 को ही दोबारा कराएंगे।
ठीक है, कितने के लिए? एक टाइम यूनिट के लिए, है ना, 4 यहाँ और यहाँ पे 17। ठीक है, एक टाइम यूनिट के लिए क्यों कराया है, 4 टाइम यूनिट के लिए क्यों नहीं कराया? बिकॉज उसका बर्स्ट टाइम ही 5 है, तो पहले 4 का हुआ था फिर 1 का हो गया, तो P4 भी क्या हो गया हमारा? एग्जीक्यूट हो गया। अब फिर से ध्यान दो, एट टाइम 17 देयर इज नो अदर प्रोसेस इन Q1 में और कोई प्रोसेस है नहीं, तो हम दोबारा Q2 का कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो हम किसको कराएंगे, P1 को या P3 को? हम P3 को कराएंगे। क्यों? क्योंकि P3 का जो टाइम क्वांटम था वो पूरा नहीं हुआ था। ठीक है, P3 का टाइम क्वांटम पूरा नहीं हुआ था ना, सिर्फ 2 टाइम यूनिट का हुआ था, तो इसको 1 टाइम यूनिट हम और कराएंगे। हमने P3 को एग्जीक्यूट कराया 1 टाइम यूनिट के लिए। ठीक है, क्योंकि हमने 3 टाइम यूनिट पूरे करने हैं ना। ठीक है, तो हमने 1 टाइम यूनिट के लिए और कराया, तो P3 का कितना रह गया यहाँ पे रह गया 3। और हमने ये भी देखा कि 18 टाइम यूनिट में कोई और प्रोसेस भी आ गया है मेन मेमोरी में, ठीक है ना, Q1 में आ गया है। मल्टी लेवल क्यू में हमारा क्या हो रहा है, मेन मेमोरी में 2 क्यूज़ है, Q1 Q2। अब वहाँ पे हमने देखना है प्रोसेसेस आ रहे हैं जा रहे हैं, तो 18 टाइम यूनिट में P5 आ गया, तो हम P5 को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, P5 को पहले 4 के लिए किया। 4 के लिए क्यों कर रहे हैं? क्योंकि Q1 में राउंड रॉबिन फॉलो हो रहा है। 18 + 4 = 22। ठीक है, दोबारा से इसको करेंगे P5 को, और कोई प्रोसेस तो है नहीं ना, वरना हम CPU दूसरे प्रोसेस को देते हैं, पर है ही सिर्फ P5। तो यहाँ पे 22 + 20, 22 + 4 = 26। ठीक है, तो P5 क्या हो गया हमारा? एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, अब हमारा Q1 का कोई भी प्रोसेस नहीं है, हम P1 और P3 को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब हम किसको देंगे प्रोसेसर? P1 को देंगे, है ना, क्योंकि P1 को एक बार दिया, फिर P3 को दिया 3 टाइम यूनिट के लिए, अब हम दोबारा से P1 को देंगे 3 टाइम यूनिट के लिए। तो 26 + 3 हो गए 29, तो ये कितना रह गया यहाँ पे? 4 का रह गया। अब दोबारा हम देंगे P3 को तो 3 टाइम यूनिट के लिए ही चाहिए था। 29 + आगे कर देते हैं, 29 + 3 = 32। हाँ जी, तो P3 तो क्या हो गया, पूरा कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, P3 पे एग्जीक्यूट हो गया हमारा कम्प्लीटली। उसके बाद हम P1 को दे सकते हैं 3 टाइम यूनिट के लिए। 32, तो अगेन P1 को 32, 33, 34, 35, और फिर दोबारा P1 को 1 टाइम यूनिट के लिए। ठीक है, यहाँ पे आ गया 36। तो मैं सिर्फ कंप्लीशन टाइम लिख रही हूँ, ये खुद निकाल लेना। ठीक है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ये टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो कंप्लीशन टाइम P1 तो कब हुआ है हमारा? 36 में हुआ है। P2 हमारा कब कंप्लीट हुआ है? P2 हमारा हो गया था 10 में। P3 हमारा कब कंप्लीट हुआ है? 32 में। P4 कब हमारा कंप्लीट हुआ है? P4 हमारा हुआ है 17 में। और P5 कब हुआ है हमारा? 26 में। ठीक है, तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे, कुछ नहीं करना इसमें, तो आगे कैलकुलेशन ही करनी है। ठीक है, फिर एवरेज निकाल देंगे। हाँ जी, ये क्वेश्चन हो गया आपका मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग का। थैंक यू।